अच्छा, बीच में यार जब दोबारा ज्वाइन करेंगे और मैं रिकॉर्डिंग नहीं किया तो याद दिलाना। यदि कभी रिकॉर्डिंग नहीं करते हैं तो फिर बच्चे मांगते हैं कि सर रिकॉर्डिंग तो मेरे पास अवेलेबल नहीं होता है। तो आपके साथ साथ जो नहीं क्लास अटेंड कर पा रहा है बिकॉज ऑफ एनी रीजन, या आप ही को मान लो कोई दोबारा देखना हो, तो इट विल बी हेल्पफुल। क्योंकि एम एस चौहान बेटा अभी एक बार कर रहे हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जो क्वेश्चन आपसे नहीं आ रहा है ना, तो ड्यूरिंग द एग्जाम मतलब जस्ट जेई और नीट से पहले आपको जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं आया हुआ है उसको एक बार थोड़ा जाना ही पड़ेगा आपको जो है। तो उस समय भी आपको हेल्प करेगा। आपको पता है कि यस यहाँ जाना है, प्ले लिस्ट में यहाँ पे होगा, वहां से आप देख लोगे जो है। ठीक है ना, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 82 की बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82 की बात करेंगे यार। तो क्या बोल रहा बेटा देख लो। तो क्वेश्चन नंबर 82 की अगर बात करोगे तो प्रिडिक्ट द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द प्रोडक्ट व्हेन डी एंड एल एमिनो रिएक्ट्स विद एल एसिड। ठीक है ना, बेसिकली ऐसे चीजें जे एडवांस में पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो बट जे मेंस और नीट में 50% चांस है, एडवांस में तो यार 100%। बेटा डी एन एल एमाइंस, देखो रिएक्शंस क्या है वो इंपॉर्टेंट नहीं। तो अगर मैं रिएक्शन बता दूं, चलो बता भी देना बेटा कि क्या फर्क बनता है जब अमीनो एमाइन रिएक्ट करता है एसिड से। बेटा देखो ये एसिड है, इसकी जरूरत नहीं है मुझे, बट फिर भी देख लो ये एसिड है बेटा। इस पे जब अमाइन रिएक्शन करता है तो यहाँ पे क्या करोगे, वाटर का लॉस कराओगे, वाटर का लॉस कराओगे बेटा। ठीक है, और क्या बन जाएगा यहाँ पे, आर सी डबल वन ओ एन आर, ए बन जाएगा। दिस इज कॉल्ड अमाइड, दिस इज कॉल्ड अमाइड। जब अमाइन से रिएक्शन करेगा तो बनेगा अमाइड। ठीक है ना बेटा, ये रिएक्शन है जो आगे फ्यूचर में पढ़ोगे, अमाइन चैप्टर में पढ़ोगे आप। अब बोल रहा बेटा द प्रिडिक्ट द स्टोइकोमेस्ट्री ऑफ डी एंड एल अमाइन। जो अमाइन है, मान लो एक कायरल सेंटर है, इसमें कोई कायरल सेंटर है, डी एंड एल है। ये बोल रहा बेटा ये डी एंड एल दोनों है, मतलब एक डी फॉर्म होगा एक एल फॉर्म होगा। और एसिड जो है वो इसमें मान लो कोई कायरल सेंटर है तो एल है। ठीक है ना, तो क्या बनेगा बेटा जब रिएक्शन करेगा तो बेटा एमाइन तो दो है ना यार, डी और एल है, मतलब एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी वाली है बेटा और एक लेवो रोटेटरी वाला है। और एसिड प्योर है बेटा, सिर्फ और सिर्फ एल है। तो जब रिएक्शन होगा तो ऐसा हो सकता है कि एल वाले एसिड बेटा एल वाले अमाइन से रिएक्शन करते हैं, तो जो अमाइड बनेगा उसमें एल एल वाला पार्ट होगा। दूसरा, ऐसा हो सकता है बेटा एल वाला एसिड बेटा डी वाले एसिड से रिएक्शन करे। अब देख रहे हो यहाँ पे एल एल है और यहाँ पे एल डी है, क्या दोनों मिरर इमेज हो सकता है क्या? तो ऐसा समझो इसको, इन अदर वर्ड्स में समझा रहा हूं। ये समझ लो कि आर एंड एस दोनों है बेटा, इसमें एक आर हो सकता है एक दूसरा एस हो सकता है, और एस सिर्फ मान लो आर वाले हैं। तो जब प्रोडक्ट बनेगा अमाइन तो मान लो एक का आर कन्फिग्रेशन हो दूसरे का क्या हो, एस हो, ऐसा बन सकता है। और दूसरा ए भी आर हो और ए भी आर हो। ये बेटा एसिड है, ध्यान रखना, ये एसिड का पार्ट है और ये अमाइंस का पार्ट है, एसिड और अमाइंस। ये बेटा एसिड्स एंड अमाइंस। ठीक है ना, तो आप एल एल में सोच सकते हो या आर एस में सोच सकते हो। अब बताओ आर एस का मिरर इमेज क्या आर आर होता है क्या? नहीं होता है। सिमिलरली एल एल का मिरर इमेज एल डी तो नहीं होता है। एल एल का मिरर इमेज क्या होगा, डी डी होगा बेटा। एल डी का मिरर इमेज डी एल होगा बेटा। समझ में आ रहा है कि नहीं, अपोजिट होता है ना यार। इसका मतलब अगर दोनों मिरर इमेज नहीं बन रहा है तो क्या बन रहा है बेटा, बोलो, डाइस्टीरियोमर्स। डाइस्टीरियोमर्स मीजो तो है ही नहीं बेटा, रेसमिक तो है नहीं बेटा, प्योर इनर्जिमर्स है नहीं। तो अगर मिरर इमेज नहीं बन रहा है दो कंपाउंड तो क्या बोलोगे, डाइस्टीरियोमर्स। ऐसे दो कंपाउंड जो मिरर इमेज नहीं हो उसको बोलते हैं हम लोग डाइस्टीरियोमर्स। ठीक है बेटा। सो एक बच्चे का बोलना है कि सर इसे भी कर सकते हैं, रेसमिक जब ऑप्टिकली एक्टिव के साथ रिएक्ट करता है तो डाइस्टीरियोमर्स बनेगा। यस बेटा, जब रेसमिक मिक्सचर को किसी ऑप्टिकली एक्टिव के साथ करोगे तब ना बेटा, बिल्कुल सही है चैप्टर बोल रहा था, यही तो मैंने किया है। देखो ये रेसमिक मिक्सचर है बेटा, दिस इज रेसमिक मिक्सचर। कौन सा बेटा, ए डी और एल है तो क्या है बेटा, रेसमिक मिक्सचर है। जब रेसमिक मिक्सचर रिएक्शन करेगा किसके साथ, ऑप्टिकली प्योर के साथ,
तो क्या बनेगा, डाइस्टिरियोमर्स बनता है। दिस इज द कंसेप्ट, ठीक है ना बेटा। चलो वेरी गुड, बहुत अच्छा बेटा। नेक्स्ट नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर की बात करेंगे हम लोग। तो बेटा है क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85, which of the following is the enantiomers of the compound shown below? इस कंपाउंड का इनैंसियोमर ढूंढना है। और कहाँ है बेटा, इधर कुछ है बेटा, देखो ये 2 पेज में है, ठीक है। तो कुछ कर सकते हैं क्या, इनैंसियोमर्स होने के लिए क्या चाहिए बेटा, चलो टेक्निक बताया था मैं। आइदर गोल्डन रूल के अनुसार करेक्ट फीचर निकाल लो, गोल्डन रूल से करेक्ट फीचर निकाल लो, या ईच एंड एवरी बेटा एटम पे क्या कर लो, आरएस कन्फर्मेशन निकाल लो। अब बेटा गोल्डन रूल से करेक्ट लिखोगे तो 4 स्ट्रक्चर है, चारों का गोल्डन रूल से करेक्ट लिखना पड़ेगा। आरएस निकाल लो भाई। कैसे निकालोगे आरएस, ये देखो यहाँ पे OH का 1 हो गया, ये जो बल्कि ग्रुप है इसका 2 हो गया, इसका 3 हो गया, इसका 4 हो गया। तो 1 2 3 नॉट, हाँ 1 2 3 आ रहा है बेटा एंटी क्लॉकवाइज, बट सिंस लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप मिथाइल है वो हॉरिजॉन्टल पे है, तो हो जाएगा इसका R। ये देखो इसका, दिस इज BR1 कर लो, इसको 2 कर लो, इसको 3 कर लो, इसको 4 कर लो। तो 1 2 3 लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हाइड्रोजन वर्टिकल लाइन पे है, तो जो आ रहा है वही आ रहा है, तो इसका हो जाएगा R। बीच वाला देख लो, इसका 1 हो गया, इधर Br है इधर OH है, तो इसको 2 दोगे, इसको 3 दोगे बेटा, क्या आ जाएगा बेटा 1 2 3 लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पे, जो आएगा उसका उल्टा हो जाएगा। तो R है R बट हो जाएगा S, देख लो R है R बट हो जाएगा S। तो हमारे पास जो कन्फिग्रेशन आ गया बेटा, ध्यान रखना क्या आया, RSR, ए आया कन्फिग्रेशन, याद कर लो, तो हम पेज चेंज करेंगे, ए आया RSR आया। तो बेटा इनैंसियोमर्स होने को ध्यान रखना, AR किसका है, BR वाले का बेटा, S किसका है, बीच वाले जो BR वाले हैं बेटा, AR किसका है, OH वाले का। एक फंक्शनल ग्रुप जरूर ध्यान रखना, क्योंकि स्टीरियो आइसोमर्स होने के लिए, इनैंसियोमर्स होने के लिए कनेक्टिविटी मस्ट बी सेम, सिर्फ ओरिएंटेशन चेंज होना चाहिए। कनेक्टिविटी मस्ट बी सेम, चेंज क्या होना चाहिए, ओरिएंटेशन। तो बेटा ओरिएंटेशन तो चेंज करेंगे ना हम लोग, बट कनेक्टिविटी सेम रखना है, ठीक है। ठीक है बेटा, तो क्या होगा देख लो यहाँ पे, आर का क्या होना चाहिए, इनैंसियोमर। देखो बेटा इनैंसियोमर्स, बेटा कंपाउंड तो ऑप्टिकली एक्टिव है क्योंकि अनसिमेट्रिकल है। तो इनैंसियोमर्स होने के लिए जो भी रेस्पेक्टिव कार्बन सेंटर है, सब पे कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। जो भी रेस्पेक्टिव कॉन्फ़िगरेशन है, जो भी रेस्पेक्टिव है कायरल सेंटर है, उस पे कॉन्फ़िगरेशन मस्ट बी अपोजिट। दैट इज आर का एस होना चाहिए, एस का आर होना चाहिए, फिर आर का एस होना चाहिए। तो आर एस आर है, इट शुड बी एस आर एस। देख रहे हो, एस आर एस। फिर से मैं रिमाइंडर दिला दूं बेटा, एस आना चाहिए बी आर वाले पे, आर आना चाहिए बीच वाले पे, एस आना चाहिए बेटा ओ एच वाले पे। देख रहे हो, तो बस यही ढूंढना है आगे चलकर यार, एस एस आना चाहिए बेटा, बीच में आना चाहिए। चलो तो आगे बढ़ते हैं, ढूंढ लेते हैं। तो अब चेक करो यहाँ पे, एस आर एस चाहिए। देखो यहाँ पे, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, क्या आ रहा है 1 2 3, क्लॉकवाइज आ रहा है बट होगा एंटी क्लॉकवाइज, दैट इज एस हो जाएगा बेटा। ये देखो, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, 1 2 3 आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज, बट हो जाएगा आर। ये देखो बेटा 1 2 3 4, क्या आ रहा है बेटा 1 2 3 4 आ रहा है बेटा, कौन सी क्लॉकवाइज, बट लिस्ट पैडी ग्रुप हॉरिजॉन्टल पे है, तो इसका उल्टा बोलोगे तो क्या बोलोगे बेटा, इट इज एस। तो आ गया ना यार, देखो एस आर एस रेस्पेक्टिव कार्बन सेंटर पे, तो क्या बोलोगे, ए इज द आंसर। आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं, सिंगल करेक्ट है, मल्टी करेक्ट है, सबको चेक कर लेना। आंसर क्या हो गया, एस। तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ इनैंसियोमर्स,
रेस्पेक्टिव कायल सेंटर पे जो कन्फिग्रेशन होना चाहिए, कन्फिग्रेशन मस्ट भी क्या होना चाहिए बेटा बोलो, अपोजिट, कन्फिग्रेशन मस्ट बी अपोजिट, बस वही कंसेप्ट यूज किया हमने, ठीक है। चलो नेक्स्ट बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है बेटा 86। How many different stereoisomers are possible for the following compound? बेटा ये तो सिर्फ सेंटर ढूंढना है यार। ये देखो एक ए हो गया, एक ये हो गया, दोनों ज्योमेट्रिकल सेंटर हो गया और एक कायल सेंटर है। सुनो, सिंस ये दोनों देखने में एक जैसा है, therefore this is called pseudo chiral center, pseudo chiral center, PC, pseudo chiral center। बेटा याद करो फॉर्मूला, pseudo chiral center का फॉर्मूला क्या था, 2n-1, that is 2 के पावर 3 minus 1, that is क्या हो जाएगा 2 के पावर 2, that is 4। तो डी इज द राइट आंसर। ऐसा क्वेश्चन मैं क्लास में करा चुका हूँ, OH लेकर मैं कराया था बेटा। तो जब भी स्यूडो कायल सेंटर हो तो क्या हो जाएगा बेटा, फॉर्मूला क्या अप्लाई करोगे, 2n-1 that is 2n-3-1, 2n-2 that is 4। क्लियर। अगर कोई बच्चा इसको कायल सेंटर नहीं मानता है वो गलती करेगा, क्योंकि उसको आंसर आएगा 2 है, अच्छा 2 सेंटर है, ज्योमेट्रिकल सेंटर है, तो 2 के पावर 3 minus 2 minus 1 plus 2 के पावर 2/2 minus 1, that is उसको 3 आंसर आएगा। यहाँ आंसर 3 नहीं 4 है, तो बच्चों को 3 आंसर आ सकता है, इसका ध्यान रखना। यू हैव टू कंसीडर स्यूडो कायल सेंटर। क्वेश्चन नंबर 87 नहीं, क्वेश्चन नंबर 87, क्वेश्चन नंबर 88। सर सूडो कब आएगा वापस बताओ ना। स्यूडो कायल सेंटर का, स्यूडो कायल सेंटर का मीनिंग होता है बेटा कि ऐसा कायल सेंटर जो कभी कायल सेंटर हो कभी नहीं हो। कैसे बेटा, देखो ये बेटा, ये दिखने में आपको क्या लग रहा है, ये दिखने में लग रहा है आपको कि सर ये दोनों ग्रुप सेम है, पर रियल में सेम नहीं है। कैसे, ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ज्योमेट्रिकल सेंटर है बेटा, एक कार्बन है, ये H है और ये Cl है, जब इधर जुड़ा होगा सिस और इधर जुड़ा होगा सिस, बेटा एक कायल सेंटर है ही नहीं। जब इधर जुड़ा होगा ट्रांस, जब इधर जुड़ा होगा ट्रांस, तो एक कायल सेंटर है ही नहीं बेटा। बट एक कार्बन पे इधर सिस जुड़ जाए ग्रुप, इधर ट्रांस ग्रुप जुड़ जाए और H और यहाँ पे Cl है, बताओ कायल सेंटर हो गया कि नहीं, तो ये हो गया कायल सेंटर। तो स्यूडो कायल सेंटर मतलब कभी कायल सेंटर हो कभी नहीं हो, आइडेंटिफाई करने का टेक्निक है कि उस कायल सेंटर पे दो ग्रुप ऐसा दिखने में हो जो सिमेट्रिकल हो, बट आइदर वो ज्योमेट्रिकल सेंटर हो या ऑप्टिकल सेंटर हो। तो यहाँ पे जो दो ग्रुप दिख रहा है साइड में, दोनों में एक जैसा है बट दोनों ज्योमेट्रिकल सेंटर है, इसका मतलब एक नहीं होगा, कभी एक होगा कभी एक नहीं होगा। जब दोनों सीस होगा या दोनों ट्रांस होगा तो एक हो जाएगा, बट एक सीस एक ट्रांस होगा तो डिफरेंट। तो देयरफॉर जिसपे Cl जुड़ा हुआ है वो कायल सेंटर हो गया, और कायल सेंटर हो गया तो फॉर्मूला पता है 2n-1। क्लियर बेटा, चलो क्वेश्चन नंबर, मेरा आवाज क्लियर आ रहा है क्या कि नहीं आ रहा है, बोलो। सर आ रहा है यार। ठीक है, नहीं आया तो बोलना। सो क्वेश्चन नंबर 88, question number 88, rank the following substituent group in order of decreasing priority according to the Kahn-Ingold pre-log system। याद करो Kahn-Ingold pre-log, बताया था कि नहीं बेटा, क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस होता है बेटा। बेटा यहाँ पे कार्बन है फर्स्ट, इस पे Br जुड़ा हुआ है, देख रहे हो, यहाँ पे कार्बन है फिर Br है, बेटा यहाँ पे कार्बन कार्बन ही रह गया बेटा, Br आया ही नहीं, समझ में आ रहा है, एक कार्बन पे दो कार्बन है, Br आया ही नहीं बेटा, तो किसका ज्यादा हो गया, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस कहां मिला बेटा, यहां मिला ना यार, या तुम घोस्ट रूल अप्लाई करो ना यार, तुमको सिखाया था घोस्ट रूल। सर यू सेड दैट अदर टू ग्रुप्स हैव टू बी ए कायल सेंटर, राइट, देन ओनली इट विल बिकम स्यूडो कायल सेंटर, राइट। बेटा ऐसा नहीं बताया, बोला मैं ऐसा बोला कि जो दो ग्रुप साइड में है that should be either geometrical और ऑप्टिकल, मतलब जरूरी नहीं कि सिर्फ कायल सेंटर हो। यहां जो एग्जांपल दिया वो क्या था, दोनों ज्योमेट्रिकल सेंटर था,
या ऐसा हो सकता है कि दोनों क्या हो, कायरल सेंटर हो। तो स्यूडो सेंटर होने के लिए जो दोनों के साइड के जो एक ग्रुप होंगे, दो ग्रुप्स होंगे, वो दोनों दिखने में सेम होना चाहिए, बट उस दोनों के पास क्या होना चाहिए, आइदर कायरल सेंटर मतलब ऑप्टिकल सेंटर या ज्योमेट्रिकल सेंटर, ठीक है ना, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ओके, ठीक है बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर अभी 88 की बात कर लेते हैं। मैं घोष रूल अप्लाई कर दिखाता हूँ बेटा। एक कार्बन है, देखो घोष रूल कैसे अप्लाई करते हैं। 1 वाले को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, कार्बन है। मैं 2 वाले को यहाँ लिख रहा हूँ बेटा, कार्बन है। 3 वाले को यहाँ लिख रहा हूँ, कार्बन है। देखो सब में कार्बन कार्बन सेम हो गया। आगे जाओ, इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन है और 2 कार्बन है। इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन है और 2 कार्बन है। इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है और एक Br है। इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है और एक कार्बन है। ऐसा बेटा, ठीक है। अब बताओ इसमें फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल, क्या कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है क्या? पहली बार में तो डिफरेंस नहीं आया, यहां आ रहा है। ये देखो खत्म। यहाँ पे बेटा क्या आया, 2 कार्बन है, यहाँ पे Br आ गया। क्लियर हो गया कि 2 का सबसे हाईएस्ट हो गया। किसका हाईएस्ट होता है? हायर द एटॉमिक नंबर, हायर द एटॉमिक नंबर ग्रुप एट फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, हायर विल बी द प्रायोरिटी। बेटा यहाँ तो क्लियर हो गया यार कि क्या होगा, 2 का ज्यादा होगा। फिर गो फॉर बेटा, आगे जाओ। यहाँ पे 2 कार्बन एक हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एक कार्बन। बताओ बेटा किसका ज्यादा हो गया? 2 कार्बन का हायर एटॉमिक नंबर, दैट इज 1। सबसे लास्ट में 3, देख रहे हो, 2 1 3। बेटा बच्चा Br देखकर क्या बोलेगा, आंख बंद करके, सर Br का तो ज्यादा ही होगा। बेटा Br से मतलब नहीं है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस पे कौन है उससे मतलब है। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस पे कौन है उससे मतलब है बेटा। तो आंसर क्या होगा बेटा, 2 1 3, दैट इज डी। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, सो क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट हमारा 89। तो इसमें ध्यान रखना बच्चा, ये अच्छा क्वेश्चन है बच्चा, इसमें कंफ्यूजन होगा बेटा। इसमें 3 में 1 में हो सकता है बच्चा 3 पहले बोल दे। 2 1 में तो कंफ्यूजन नहीं हुआ क्योंकि फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस हो गया, बट 3 1 में बच्चा 3 ग्रेटर देन 1 बोल सकता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 89 बेटा लिख लो। कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग 2 कंपाउंड्स, cis 1 ethyl 2 methyl साइक्लोहेक्सेन। बेटा साइक्लोहेक्सेन देख लो, और ट्रांस। यार ये तो क्लास में कराया हूँ, हर बैच में कराया होगा बेटा। ट्रांस और सिस की बात कर रहा है बेटा, लिख लो पहले, स्ट्रक्चर तो लिख लो। ये देखो बेटा, सिस 1 ethyl 3 methyl, 1 ethyl 3 methyl की बात कर रहा है साइक्लोहेक्सेन। तो एक जगह क्या करो, सिस है बेटा, यहाँ पे इथाइल कर दो ET, और ए बेटा मिथाइल कर दो ME, ठीक है। दूसरा मैं यहां ले रहा हूं ट्रांस, ट्रांस में एक ऊपर कर दो इथाइल और नीचे कर दो बेटा मिथाइल। टेल मी बेटा, जब 1 3 पोजीशन होता है, बताओ मुझे, 1 3 पोजीशन होता है तो सिस ज्यादा स्टेबल होता है कि ट्रांस ज्यादा स्टेबल होता है? आपको सिखाया होगा टेक्निक, हर क्लास में पढ़ाया होगा मैं। यस बेटा, जब 1 2 पोजीशन होता है, जब 1 2 पोजीशन होता है, एट दैट टाइम बेटा 1 2 पोजीशन होता है या 1 4 होता है, इवन पोजीशन होता है, तो ट्रांस इज ग्रेटर देन सिस। एंड जब ऑड होता है तो सिस इज ग्रेटर देन ट्रांस। उसका रीजन है, रीजन क्या है देखो समझ लो। इसका चेयर फॉर्म लिखेंगे हम लोग, चेयर फॉर्म लिखेंगे। ऐसे चेयर फॉर्म लिखने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो चेयर फॉर्म में क्या होगा बेटा, बेटा किसी एक को सिर्फ बल्कि ग्रुप है इथाइल, तो इथाइल को सोचो बेटा, इथाइल को रोकने की कोशिश करो बेटा, अप, दैट इज इक्वेटोरियल। तो यहाँ पे मैंने इथाइल रख दिया ET, अप हो गया इक्वेटोरियल। अब बेटा मिथाइल रखोगे, मिथाइल क्या होना चाहिए, अप, बट इक्वेटोरियल अगर आप डिसाइड नहीं कर सकते तो अप होना चाहिए बेटा। यहाँ देखो इथाइल है बेटा 3rd पोजीशन पे,
मिथाइल क्या हो गया अब, तो अब तो हो गया और इक्वेटोरियल हो गया, देख रहे हो दोनों ही ग्रुप यहाँ पे इक्वेटोरियल पे है, ठीक है ना। बट इस केस में ऐसा नहीं होगा बेटा, क्यों ऐसा नहीं होगा देख लो, यहाँ पे हमने इथाइल रख दिया अप एंड इक्वेटोरियल, अब मिथाइल क्या होना चाहिए, डैश है ना यार, डाउन होना चाहिए बेटा थर्ड पोजीशन पे, तो यहाँ मिथाइल डाउन हो गया, देखो तो डाउन हो गया और एक्सियल हो गया, तो यहाँ पे एक एक्सियल एक इक्वेटोरियल, यहाँ पे दोनों इक्वेटोरियल, दैट इज सिस इज मोर स्टेबल देन ट्रांस, सिस इज मोर स्टेबल देन ट्रांस। अच्छा क्वेश्चन है, हर जगह एग्जाम में पूछा जाता है, तो कौन ज्यादा स्टेबल है बेटा, ए इज मोर स्टेबल, ए इज मोर स्टेबल, ठीक है, ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 हो गया, 89 हो गया, नाउ लेट्स गो फॉर 90। 90 what if anything can be said about the magnitude of the इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फ्लेमियम। बेटा याद करो बचपन का दिन जब आपको पढ़ाया था, देखो क्या था बेटा, बेटा फ्लिपिंग, रिंग फ्लिपिंग सिखाया था आपको और बताया था बल्कि ग्रुप शुड बी एट, बोलो बल्कि ग्रुप शुड बी एट इक्वेटोरियल पोजीशन, तो ज्यादा स्टेबल होगा। यहां देखो बेटा बल्कि ग्रुप है, आइसोप्रोपाइल ग्रुप इक्वेटोरियल पे है, मिथाइल एक्सियल पे है। यहां देखो बल्कि ग्रुप चला गया बेटा एक्सियल पे और मिथाइल इक्वेटोरियल पे, तो कौन ज्यादा स्टेबल, बेटा बल्कि ग्रुप शुड बी एट इक्वेटोरियल, तो दिस इज मोर स्टेबल, दिस इज लेस स्टेबल, तो बेटा क्या हो जाएगा, के इक्विलिब्रियम लेस देन 1 हो जाएगा, क्योंकि के क्या होता है, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट होता है, और सिंस रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल है तो रिएक्शन बैकवर्ड आएगा, और रिएक्शन बैकवर्ड आएगा मतलब रिएक्टेंट ज्यादा है प्रोडक्ट कम है, तो इसकी वैल्यू लेस देन 1 आएगा, तो आंसर इज बी, आंसर इज बी। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 89, 90 हो गया, 92 92 which of the following statement is true, which of the following statement is true, van der Waals strain in cis 1,2-dimethyl cyclopropane is the principal reason for its decreased stability relative to the trans isomers, देख रहे हो, van der Waals strain in cis 1,2-dimethyl cyclopropane is the principal reason for its decrease in, ऐसा क्या बोल सकते हो, साइक्लोप्रोपेन की बात कर रहा है, साइक्लोप्रोपेन, ठीक है, तो cis 1,2-dimethyl cyclopropane is the principal reason for its decreased stability relative to the trans isomers, van der Waals strain, क्या van der Waals strain है क्या, दूसरा बोल रहा है बेटा साइक्लोहेक्सेन, अच्छा स्टेटमेंट इज ट्रू पूछ रहा है, ठीक है आगे पढ़ते हैं हम लोग, साइक्लोहेक्सेन बी स्टेटमेंट की बात करें हम लोग, तो cyclohexane gives off more heat per CH2 group on being burned in the air than any other cycloalkane, तो बेटा एक की अगर बात करें तो van der Waals स्ट्रेन वर्ड नहीं यूज करते हैं हम लोग बात करते हैं एंगल स्ट्रेन की बात करते हैं, एंगल स्ट्रेन की बात करते हैं, van der Waals स्ट्रेन इज, देखो अगर ये बात करें van der Waals स्ट्रेन, देखो 3 मेंबर रिंग तो क्या है, ऑलरेडी अनस्टेबल है, ऐसा होता है CH3, ऐसा होता है CH3, और नो दैट इस रिंग में एंगल स्ट्रेन होता है, तो आपको बताया था कि अप टू 7 मेंबर रिंग क्या होगा बोलो, सिस बनेगा, ट्रांस बन ही नहीं सकता है, क्योंकि अगर ट्रांस बनाओगे ना तो ऐसा कुछ आ जाएगा बेटा, देखो ऐसे ट्रांस बनेगा बेटा, ऐसे CH3 आएगा इधर, और इधर CH3 तो है ही बेटा, तो जब CH3 इधर गया
तो इसकी और इसके ग्रुप में क्या हो गया, वंडरवाल स्ट्रेन बोल सकते हो, वंडरवाल रिपल्सन बोल सकते हो बेटा, ठीक है ना। कि जब इसका ट्रांस बनाओगे तो वंडरवाल रिपल्सन इंक्रीज कर रहा है, प्लस एंगल स्ट्रेन तो रिलीज कर ही रहा है। तो दोनों रीजन है, एंगल वाल प्लस वंडरवाल प्लस स्ट्रेन, ठीक है ना। तो ए हो सकता है कि मेन रीजन हो। आगे देखते हैं, अगर कोई नहीं मिलेगा तो हम लोग ए बोले। साइक्लोहेक्सेन गिव्स ऑफ मोर हीट ऑफ पर CH2 बेटा, पर CH2 जो होता है ना, हीट ऑफ जो कंबसन होता है ना, इट इज इनवर्सली टू स्टेबिलिटी, इट इज इनवर्सली टू स्टेबिलिटी पर CH2 की बात करोगे तो बेटा 6 मेंबर रिंग ज्यादा स्टेबल है, 3 मेंबर रिंग कम स्टेबल है। इसका मतलब पर CH2 साइक्लोप्रोपेन का ज्यादा है कंपेयर टू साइक्लोहेक्सेन, तो ये तो गलत है। The principal source of strain in both conformation of cyclohexane is angle strain. बेटा बोट में एंगल स्ट्रेन प्रिंसिपल सोर्स, बेटा याद करो, तुमने बताया था फ्लैग पोल रिपल्सन बताया था, याद करो बोट फॉर्म में, बोट फॉर्म में तो एंगल स्ट्रेन तो यार ऑलमोस्ट बेटा 0 हो जाता है। ये देखो ऐसे होता है ना, तो दिस इज फ्लैग पोल रिपल्सन। तो मेन सोर्स बेटा एंगल स्ट्रेन नहीं है, इसका मतलब सी भी गलत। द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ स्ट्रेन इज गॉज कन्फर्मेशन ऑफ ब्यूटेन इज टॉर्शनल स्ट्रेन। बेटा गॉज में टॉर्शनल स्ट्रेन मेन होता है, यू नो दैट गॉज में और एंटी में टॉर्शनल स्ट्रेन सेम होता है, पढ़ा है कि नहीं। एक गॉज है बेटा और यही एंटी है, टॉर्शनल स्ट्रेन सेम होता है, सिर्फ डिफरेंस क्या है, वंडरवाल स्ट्रेन का। गॉज में वंडरवाल स्ट्रेन ज्यादा है, एंटी में दूर हो जाएगा तो वंडरवाल स्ट्रेन कम हो जाएगा, मतलब ये भी गलत है। इसका मतलब अगर बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट किया जाए तो ये ए में जो है वंडरवाल स्ट्रेन इन 6,1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन is principal reason for its decrease in stability relative to the trans isomers, ठीक है ना। Principal reason for its decreased stability relative to the trans isomers. Clear? Next. क्वेश्चन नंबर हो गया 92, तो हो गया बेटा 93 बेटा। pH CH डबल बॉन्ड NO2 आइसोमराइजेस, ठीक है, आइसोमराइज हो रहा है, 3 डेज टाइम लग रहा है तो आइसोमराइज हो रहा है, आइसोमर्स इज ए बेटा टॉटोमर्स की बात कर दिया है यार। ये क्या आइसोमराइज होगा, याद करो बचपन का दिन आपको पढ़ाया होगा बेटा, जब आइसोमराइज होगा ऐसा है ना यार, ये देखो बेटा पीएच CH डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड OH, ऐसा है बेटा, ठीक है ना। और ये डबल बॉन्ड O नहीं है, ऐसा बोल सकते हो तो, ठीक है ना। बट ये तो 5 बॉन्ड बन गया, पॉसिबल नहीं है, ऐसा है कुछ स्ट्रक्चर ऐसा हो। एक तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है बेटा, तो यहाँ से बेटा ऐसा है, ए है और ए OH है बेटा। देखो ये अपना ए अपना इलेक्ट्रॉन इधर देगा, ये इधर आएगा तो क्या बन जाएगा PH, और यहाँ का H यहाँ आ गया तो CH2, ए क्या बन गया NO और ए डबल बॉन्ड हो, दैट इज NO2 ग्रुप, PH CH2 NO2 ग्रुप। कौन है बेटा, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन बेटा, मतलब ये टॉटोमरिज्म की बात कर रहा है, ठीक है ना, टॉटोमर्स है तो 93 इज टॉटोमर्स। अब पढ़ा होगा ना, देखो ना ये कैसे पता चला टॉटोमर दिखाया गया, देखो ना लोन पेयर सिंगल वन डबल बॉन्ड, बेटा कंजूगेशन में है कि नहीं। तो अगर इनॉल फॉर्म में कंजुगेशन में हो तो आप बोलोगे टॉटोमरिज्म दिखाएगा, अगर कंजुगेशन में नहीं हो तो टॉटोमरिज्म नहीं दिखाएगा, तो है कंजुगेशन। और होता क्या है कंजुगेशन बेटा, इनॉल अपना H देगा, डबल बॉन्ड O बनाएगा और H कहीं और चला जाएगा सामने वाले पे, तो दैट इज कॉल्ड द टॉटोमरिज्म। तो टॉटोमरिज्म आएगा 93 बेटा टॉटोमरिज्म, और आपको कंफ्यूजन होगा इसमें, बट ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 93 हो गया बेटा, देन 94, which of the following will not show geometrical isomerism, ज्योमेट्रिकल सेंटर ही नहीं हो। ये देखो बेटा, क्या ये ज्योमेट्रिकल सेंटर है, ये देखो ना, यहाँ पे CH3 यहाँ पे CH3, बेटा दो ग्रुप सेम होगा तो ज्योमेट्रिकल सेंटर कैसे होगा यार, ये आंसर होगा, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ भी ज्योमेट्रिकल सेंटर है बेटा, दो डिफरेंट ग्रुप है, दो डिफरेंट ग्रुप है, यहाँ भी ज्योमेट्रिकल सेंटर है, दो डिफरेंट ग्रुप है, H है इथाइल है, यहाँ भी H इथाइल है,
यहाँ H मिथाइल है, H मिथाइल है, सब में ज्योमेट्रिकल सेंटर है, ए में ज्योमेट्रिकल सेंटर नहीं है, देयरफॉर दिस विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ज्योमेट्रिकल सेंटर तो होना चाहिए यार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 हो गया। देन बेटा 96 The molecular formula of diphenyl methane, molecular formula of diphenyl methane is, ठीक है, डाइफिनाइल मीथेन की बात कर रहे हैं। द मोलेकुलर फॉर्मूला दिया हुआ है, सी दिस ए दिया हुआ है, बोल रहा है हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल व्हेन वन हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय अ क्लोरीन। बेटा एक हाइड्रोजन को क्लोरीन से रिप्लेस कर दो। ये तो यार बहुत पुराने जमाने की क्वेश्चन है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का क्वेश्चन है। जो बताया था आपको, जितने डिफरेंट टाइप्स के हाइड्रोजन होंगे उतने क्लोरीन आ जाएंगे। तो कितने डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन बेटा, ये देखो सिमेट्री है इसमें ऐसे, और फिर सिमेट्री है ऐसे, इस टाइप से सिमेट्री है। मतलब सिर्फ आपको एक पार्ट में काउंट करना है, सिर्फ इसमें काउंट करना बेटा, यहाँ पे काउंट करना। तो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, ये वहां पे 1 हाइड्रोजन है, यहाँ पे तो हाइड्रोजन ही नहीं है बेटा, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, और यहाँ पे 1 हाइड्रोजन। देखो ए हाइड्रोजन और ए हाइड्रोजन सेम हो जाएगा, 2 बार नहीं काउंट कर सकते, ठीक है ना। ए हाइड्रोजन सेम हो जाएगा, 2 बार नहीं काउंट करना है। ए और ए सेम हो जाएगा, 2 बार नहीं काउंट करना है। सिमिलरली ए और ए सेम है, ए और ए सेम है, सिर्फ और सिर्फ जो हाइड्रोजन में दिखाया वही काउंट करो। तो 1 2 3 एंड 4, दैट इज ओनली 4 हाइड्रोजन कैन बी रिप्लेस्ड बाय द क्लोरीन, 1 क्लोरीन। तो आंसर होगा 4, आंसर होगा 4। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बेटा ऑलरेडी आपने अच्छे से पढ़ा। नहीं समझ नहीं समझा बेटा, ये देखो बेटा, जैसे हमारे पास CH3 है, CH3 है, मैं बोलूं इसमें कितने Cl रिप्लेस कर सकते हैं, कितने हाइड्रोजन रिप्लेस करके बेटा जोड़ेंगे आप? तो कोई बोलेगा सर यहाँ पे तो 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी लिख दो Cl, फिर यहाँ से हटा के फिर यहाँ भी लिख दो Cl। ये देखो, बट ये दोनों तो सेम ही है बेटा। नाम क्या है, 1 2 1 क्लोरोइथेन, इसका भी नाम क्या है, 1 क्लोरोइथेन। तो बेटा इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन इंपॉर्टेंट नहीं है, नंबर ऑफ कार्बन इंपॉर्टेंट नहीं है, कितने डिफरेंट टाइप्स के हाइड्रोजन है ये इंपॉर्टेंट है। तो वहां जोड़ने के बाद उसका नाम लिखो ना, और पता चल जाएगा। यहाँ तो बेटा हमने क्या यहाँ सिमेट्री लाइन ड्रॉ किया, और एक कार्बन दोनों क्या है, तो सिर्फ सिमेट्री लाइन के एक तरफ। तो ये बेटा सिमेट्री से मैं पढ़ाया हुआ क्लास में ऐसे करते हैं। मान लो जिनको मैं नहीं पढ़ाया उनके लिए Cl जोड़ो और नाम देखो, अगर डिफरेंट नाम आ रहा है तो काउंट करोगे, और सेम नाम होगा तो काउंट नहीं करोगे। जैसे मैंने यहाँ पे Cl लिखा और यहाँ पे Cl लिखा, दोनों का नाम सेम है तो काउंट नहीं करोगे। सिमिलरली बेटा अगर आप यहाँ पे Cl लिखोगे तो अलग होगा, यहाँ पे Cl लिखोगे तो अलग होगा, यहाँ पे Cl लिखोगे तो अलग होगा, यहाँ पे Cl लिखोगे तो अलग होगा। अगर आपने यहाँ पे Cl दे दिया तो A और A सेम हो गया, तो 2 बार काउंट होगा, इसलिए नहीं काउंट करना। अगर आपने यहाँ पे Cl दिया तो A और A बेटा क्या हो गया, सेम हो गया, तो नहीं काउंट करना है। यहाँ पे Cl दिया तो A और A सेम हो गया, तो नहीं काउंट करना है। सिमिलरली बेटा अगर यहाँ पे Cl दिया तो A और A सेम हो गया तो काउंट नहीं करना है। यहाँ पे Cl दिया तो A और A सेम हो गया, काउंट नहीं करना है। मतलब काउंट करना क्या बेटा, तो सिर्फ 1 2 3 एंड 4, तो सिर्फ 4 पॉसिबिलिटी। समझ में आया क्या? Yes, understood. Thank you. वेरी गुड। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बेटा, क्वेश्चन नंबर 96 हो गया। देन गो फॉर 97। करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। बेटा कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, ठीक है ना, ये तो सिंपल था। देखो यहाँ पे दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। वाई 2 बेटा, बिकॉज एक कार्बन है, एक कार्बन है, कार्बन पे OH आ गया इसलिए 2 हो गया है। तो 1 2 3 क्या आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज, आ रहा है क्लॉकवाइज, सो इट शुड बी R, बट लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हाइड्रोजन बेटा फोर्थ वाला है जो हॉरिजॉन्टल पे है, तो उसका उल्टा लिखेंगे, तो दिस इज S। यहाँ क्या होगा बेटा, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। तो 1 2 3 क्या आ रहा है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज, बट सिंस लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल पे है तो जो आएगा वही लिखेंगे, तो S लिखेंगे। तो क्या हो गया हमारा S एंड S। और बेटा कौन सा S, देखो नंबरिंग करो ना, 1 2 3 4, मतलब 2 और 3 है यार।
सिंस एसएस है सोचना ही नहीं है बेटा, आंसर क्या हो जाएगा ए, 2s and 3s, ठीक है ना। और सिमेट्रिकल है बेटा, नीचे से नंबरिंग करो या ऊपर से नंबरिंग करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आंसर हो गया ए। आरएस कंफ्यूजन का छोटा सा एग्जांपल है, इससे अच्छा एग्जांपल हमने देखा है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बेटा 98, 97 के बाद हमारे पास 98, 98 बेटा, ये याद करो बेटा, ऐसा क्वेश्चन पढ़ा होगा, विच हैज मैक्सिमम इन ऑल कंटेंट, बताया था बेटा उसका हाइड्रोजन एसडी होना चाहिए, जो अल्फा हाइड्रोजन है अगर वो एसडी हो गया बेटा तो परसेंटेज इन ऑल कंटेंट ज्यादा होगा बेटा। यहाँ पे जब एच है हटाओ इसको निगेटिव बनाओ सिंगल रेजोनेंस, यहाँ पे एच है हटाओ इसको निगेटिव बनाओ सिंगल रेजोनेंस, यहाँ पे बेटा एच हटाओ इसको निगेटिव बनाओ डबल रेजोनेंस, यहाँ पे एच हटाओ निगेटिव बनाओ डबल रेजोनेंस। इसका मतलब ये बेटा कि बी और डी में इनऑल कंटेंट ज्यादा होगा ए एंड सी से। बेटा बताया था हमको आपको कि इनऑल कंटेंट इज परसेंटेज ऑफ इनऑल कंटेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा और एसिडिकेशन कैसे ढूंढते हैं, अनायन बनाओ, अनायन की स्थिति चेक करो, तो बेटा यहाँ पे ए और सी में जो अनायन बनेगा सिंगल डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस हो रहा है, बी और डी में जो बीच वाले एच है, नॉट साइड वाले, जो बीच वाले एच है वो बेटा डबल रेजोनेंस कर रहा है, इसका मतलब बी और डी ज्यादा एसिडिकेशन थे। अब बेटा बी और डी में देखोगे बेटा तो यहाँ पे जो मिथाइल जुड़े हुए हैं एक प्लस आई लगा रहा है या प्लस एच बोल सकते हो लगा रहा है यहाँ पे, बट फिनाइल तो यार माइनस आई लगा रहा है, फिनाइल माइनस आई लगा रहा है, तो कौन ज्यादा एसिडिक हुआ बेटा, फिनाइल वाले या मिथाइल वाले, फिनाइल वाले या मिथाइल वाले बेटा, तो बोलोगे माइनस आई इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है, प्लस आई स्ट्रेंथ प्लस आई इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करता है, बिकॉज ऑफ दिस रीजन बोलोगे डी की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है बी से, तो व्हिच हैज हायर परसेंटेज इन ऑल कंटेंट, तो डी विल बी द राइट आंसर, डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है ना। तो परसेंटेज इन ऑल कंटेंट इज डायरेक्टली टू एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, ध्यान रखना बेटा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे डिस्कशन बेटा, एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे बेटा कहां से कहां तक, 100 से 120 तक करेंगे बेटा, ठीक है ना। इस वीक में हम लोग आइसोमेरिज्म ऑलमोस्ट खत्म ही कर लेंगे, लग रहा है खत्म हो जाएगा बेटा, ठीक है। बाय बेटा, टेक केयर, सी यू बेटा, गुड नाइट। Thank you, sir.